नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज मिल रही है एकदम फ्री में। चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, तो आप सभी को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो चलिए, हम जो है वो चैप्टर कर रहे थे उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे। एक्सक्रिएटरी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है, उत्सर्जन वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, है ना। वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उस चैप्टर के अंदर हम अगर बात करें, उस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि ऑन एन एवरेज नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। पहली क्लास के अंदर हमने क्वालिटी के साथ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का अच्छे से क्वालिटी के साथ उनको खत्म किया। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट थे, क्वालिटी के साथ अच्छे से खत्म किया। उसके बाद हमने कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में चर्चा की, है ना। कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में चर्चा की और उसको भी क्वालिटी के साथ खत्म किया। और मैंने बताया नीट के लिए ये उत्सर्जी अंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास के अंदर ही हम यहाँ तक पहुँच गए थे। लास्ट क्लास के अंदर ही हम कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पर पहुँच गए थे। इस फोटो को हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वालिटी से देख लिया था और इस फोटो को भी क्वालिटी के साथ समझ लिया था। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिएगा। अगर मैं इस फोटो की बात करूं तो मैंने क्या बताया, ये आपके एक किडनी का फोटो है। ये किसका फोटो है, एक किडनी का फोटो है। किडनी आपके पास कितनी होती है, 2 होती है, 1 पेयर या फिर संख्या में 2। ये आपकी एक किडनी का फोटो बताया गया है। इसमें किडनी के अंदर हम जब देखते हैं भीतर भाग में, तो अपने को 2 भाग दिखाई देते हैं। एक जो बाहरी भाग है, इसको वल्कुट वाला भाग कहा जाता है। और एक भीतरी जो भाग है, मिडिल में जो भाग है, उसको मेड्यूला वाला भाग कहा जाता है, जिसको मध्यांश कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो ठीक है। मध्यांश के अंदर पाए जाते हैं मध्यांश पिरामिड। मध्यांश या मेड्यूला के अंदर पाए जाते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ये आपको दिखाई दे रहे पिरामिड, ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहे, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, मेड्यूला में पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं दोस्त, मेड्यूला में पाए जा रहे हैं। अगर मैं इन पिरामिडों की बात करूं तो ये कहां पर स्थित है, किसके ऊपर स्थित है? क्या आप लोग देख पा रहे हो कि पर पिरामिड जो है, प्रत्येक जो पिरामिड है वो कैलिक्स के ऊपर है। किसके ऊपर है, देखो ध्यान से अगर देखो तो कैलिक्स के ऊपर टच है, कैलिक्स के ऊपर लगा हुआ है, कैलिक्स के ऊपर फिट है। यहां भी कैलिक्स के ऊपर फिट है, यहां भी और यहां भी, यह सब कैलिक्स के ऊपर फिट है। यानी कि पिरामिड पाए जाएंगे कैलिक्स के ऊपर। किसके ऊपर दोस्त, कैलिक्स को हिंदी में सचक बोला है। क्या बोला है, सचक बोला है। तो सचक या कैलिक्स के ऊपर ये पाए जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इंग्लिश में याद रहोगे बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैलिक्स क्या होते हैं, तो सर ये जो पेल्विस वाला भाग है, है ना, ये जो पेल्विस वाला भाग है, जो मैंने ये बताया है भाग, ये पेल्विस वाला भाग जाके क्या करता है, उंगलियों नमा प्रक्षेप बना देता है। ये देखो पहले पेल्विस वाला भाग था, ये देखो ये पेल्विस वाला भाग था, इसने अंगुली नुमा प्रक्षेप बनाए और उन प्रक्षेपों को ही मैंने कैलिक्स कहा था। इस पेल्विस वाले भाग ने अंगुली नुमा प्रक्षेप बनाए और उन्हीं प्रक्षेपों को जो है, उन्हीं इजेक्शन बोला जाता है इंग्लिश के अंदर प्रक्षेप को, उनको ही मैंने क्या बोला, कैलिक्स। और उसके ऊपर ही क्या थे, आपके मध्यांश पिरामिड स्थित थे। चलो ठीक है। उसके बाद ये जो वृक्कीय धमनी है, ये जो वृक्कीय शिरा है, ये और साथ में आपकी ये मूत्र वाहिनी, ये कहां से प्रवेश करती है, या ये किडनी में कहां से प्रवेश करती है, हाइलम वाले भाग से। किस भाग से, हाइलम वाले भाग से प्रवेश करती है। हाइलम वाले भाग के बारे में लास्ट क्लास के अंदर रट के एक लाइन बताई थी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो एनसीईआरटी की, कि हाइलम वाला भाग आप किसको कहोगे, तो आपका जो किडनी है, आपकी जो किडनी है, उस किडनी के अंदर में जो आपकी अवतल सतह है, ये वाली आपकी क्या थी, अवतल सतह थी, कॉनकेव। कौन सी, कॉनकेव सतह। ये जो अवतल सतह थी, इसके मिड में, क्या ये इसका मिड है, इसके मिड में एक छिद्र होता है, एक खांच होती है, उसको हाइलम बोलते हैं। तो ये आपको अवतल सतह दिख रही है, इसके मिड में क्या ये खांच है, ये देखो ये खांच है ना, एक तरह से ये गड्ढा बन गया ना यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे कर गई, ये यहाँ पे अवतल सतह ऐसे मुड़ गई, तो ये बीच में क्या है, खांच ही तो है। अब यहाँ से मूत्रवाहिनी भी जाएगी, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा सारी यहाँ से, और तंत्रिकाएं वगैरह भी यहाँ से प्रवेश करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई थी?
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करी थी कि ये जो वृक्कीय धमनी है, ये जो वृक्कीय धमनी है जो इसके अंदर प्रवेश की है, इसके अंदर जिसने प्रवेश लिया है, उस वृक्कीय धमनी की एक शाखा है जिसका नाम है अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्ट्रियोल। अभिवाही धमनी किसकी शाखा है? वृक्कीय धमनी की शाखा है। ये शाखा अंदर आई, ये शाखा अंदर आई और इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, केशिकाओं में बट गई। ठीक है, आपकी धमनी यहाँ पे आके किस में बट गई? केशिकाओं के अंदर बट गई और वापस किसके रूप में चली गई? अपवाही धमनी के रूप में। वापस किसके रूप में गई? अपवाही धमनी के रूप में गई। यस, तो ये जो इसने केशिकाओं का गुच्छ बनाया है, इसको बोला था मैंने लास्ट क्लास के अंदर ग्लोमेरुलस। क्या बोला था मैंने? ग्लोमेरुलस या गुच्छ बोला था। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। उसके बाद हमने बोला इस किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी। नेफ्रॉन के दो भाग बताए हमने लास्ट क्लास के अंदर। नेफ्रॉन के दो भाग बताए लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें 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 एक भाग था आपका, देखो यहां से लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक तो ग्लोमेरुलस जो कि अभिवाही धमनी का आई, केशिकाओं का गुच्छा बनाया जिसको ग्लोमेरुलस बोला, और दूसरा वृक्कीय नलिकाएं। वृक्कीय नलिकाओं में मैंने कौन कौन सी बताई आप याद रखेंगे? एक तो बोमेन संपोर्ट, एक तो आपका बोमेन संपोर्ट है। उसके जस्ट बाद आती है आपकी पीसीटी। उसके बाद आता आपका हेनले लूप, हेनलेज लूप है ना, हेनले का लूप। उसके बाद आती है आपकी डीसीटी और लास्ट आती है आपकी संग्राहक नलिका। क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? संग्राहक नलिका। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये सारी तो क्या है? वृक्कीय नलिका है। और एक आपका है ऊपर ग्लोमेरुलस। यस, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक नेफ्रॉन बनाते हैं। ये सारे मिलके क्या करते हैं? एक नेफ्रॉन को बनाते हैं। उसके बाद इस चित्र को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था लास्ट क्लास के अंदर। ये देखो अभिवाही धमनी का आई, फिर से समझा रहा हूं, अभिवाही धमनी का आई और इसने केशिकाओं का गुच्छ बनाया जिसको मैंने ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ बोला। फिर वो अपवाही धमनिका यहाँ से चली गई, फिर वो अपवाही धमनिका के रूप में चली गई। जाते जाते ये अपनी छाप छोड़ के जाएगी। इसने बोला मैं आई हूं तो मेरी छाप छोड़ के जाऊंगी। तो जाते जाते क्या करती है, ये सारे जो पार्ट हैं, सारे जो नेफ्रॉन के भाग हैं, जो नलिकाएं हैं नेफ्रॉन की, उसके ऊपर अपना जाल बिछा के जाती हैं। रेड कलर से जो दिखाया गया है वो अपवाही धमनिका का एक जाल है और उस जाल का नाम है परिनलिकीय केशिकीय जाल। क्या नाम है? परिनालिकीय या परिनलिकीय केशिकीय जाल। परिनलिकीय केशिकीय जाल। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके अंदर भी एक और चीज है, जो जाल आपको हेनले के लूप के ऊपर दिख रहा है, जो हेनले के लूप के ऊपर दिख रहा है। अब हेनले लूप कौन सा है? ये वाला, ये जो यू आकार का है, जो येलो कलर से बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, वो आपका हेनले का लूप है। अब उस हेनले के लूप के चारों ओर जो आपको रेड कलर से अपवाही धमनिका दिख रही है, हेनले लूप के चारों ओर जो आपकी रेड कलर से जो आपकी अपवाही धमनिका दिख रही है, वो आपकी क्या है? वासा रेक्टा। वो क्या है आपकी? वासा रेक्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बार फिर से इन सभी के भागों को देखते हैं। सबसे पहले आपने ग्लोमेरुलस बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब वृक्कीय नलिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास बोमेन संपुट, है ना। ये प्याले के आकार का आपको दिख रहा है बोमेन संपुट। क्या है ये? बोमेन संपुट, कटोरे के जैसा है, ठीक है। बोमेन संपुट के जस्ट बाद आपको दिख रही है पीसीटी। क्या दिख रही है? पीसीटी, जिसको बोला जाता है समीपस्थ संवलित या समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी। क्या मेरी बात सही है? उसके बाद जस्ट बाद आता है आपका हेनले का लूप। ये जो पूरा यू आकार का है वो सारा क्या है? हेनले का लूप है, जो इसने येलो कलर से बना रखा है। हेनले लूप की भी दो भुजाएं होती हैं, एक आपकी अवरोही भुजा है, एक आरोही भुजा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था मिसप्रिंट है एनसीईआरटी के अंदर। ये आपकी अवरोही भुजा है और ये आपकी आरोही भुजा है। सही करेंगे इसको, ये अवरोही है, ये आरोही, इसको इंटरचेंज कर देंगे आप, ठीक है। जो आपकी पहले आ रही है, जो नीचे जा रही है, वो आपकी अवरोही भुजा है। फिर जो दूसरी ऊपर चढ़ रही है वो क्या है? आरोही भुजा है। याद रहेगा क्या? उसके जस्ट बाद आती है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको बोला जाता है डीसीटी। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? डीसीटी बोला जाता है, जो कि किस में खुलती है? संग्राहक नलिका में। ये आपकी जो लंबी नलिका दिख रही है वो आपकी संग्राहक नलिका है और उसके अंदर डीसीटी खुलती है। अब उसके अंदर एक नेफ्रॉन की डीसीटी नहीं खुलती, बहुत सारे नेफ्रॉनों की डीसीटी इस एक संग्राहक नलिका में खुल सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने सारी चीजें क्वालिटी के साथ बताई थी। अब एनसीईआरटी के अंदर आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ के समझा दिया था। अब आते हैं अपन आगे की ओर। अब अपन आगे की ओर आते हैं। अब देखो एक और चीज समझाता हूं, यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश करें।
ये जो अभिवाही धमनिका आई, ये जो अभिवाही धमनिका आई, इसने ये जो केशिकाओं का गुच्छ बनाया और उसके बाद अपवाही के रूप में गई। और एक आपका नीचे का ये बॉमेन संपुट, एक आपका नीचे का बॉमेन संपुट। इतने भाग को अगर मैं नाम दूं, है ना, इतने भाग को, किसको, मिक्स में, ग्लोमेरुलस भी साथ में, बॉमेन संपुट भी साथ में, ये एक अगर मैं पार्ट का नाम दूं तो इसका नाम है मेल पिगी काय। क्या नाम है इसका? मेल पिगी काय। क्या नाम है? मेल पिगी काय। याद रहेगा क्या दोस्त? याद रहेगा। ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट को जब साथ में एक नाम दूं मैं तो उसको बोला जाता है मेल पिगी काय। याद रहेगा। अब अपन आगे आते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है। वृक्क जो है, किडनी जो है, नलिका, वृक्क नलिका यानी किडनी की जो नलिका है, दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बॉमेन संपुट से प्रारंभ होती है। ग्लोमेरुलस के बारे में तो हमने बात कर ली। चलो, नेफ्रॉन को हमने दो भागों में बांटा, एक आपका ग्लोमेरुलस है, दूसरी आपकी वृक्क नलिका है। दूसरी आपकी क्या है? वृक्क नलिका है। ठीक है सर। जब ग्लोमेरुलस के बारे में तो हमने बात कर दी कि अभिवाही धमनिका आएगी, केशिकाओं का गुच्छ बनाएगी और वो ग्लोमेरुलस कहलाएगा। सर वृक्कीय नलिकाएं क्या होती हैं? तो वृक्कीय नलिका मैंने बताई थी, बॉमेन संपुट, पीसीटी, हैनले का लूप, डीसीटी और संग्राहक नलिका, ये 5 मैंने बताई थी। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बॉमेन संपुट से हो रही है। तो वृक्कीय नलिका की शुरुआत होगी दोहरी झिल्ली युक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे नीट वाला कंफ्यूजन करने के लिए। एकल झिल्ली लिखेगा स्टेटमेंट के अंदर, नीट वाला कंफ्यूजन करने के लिए स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नीट, सीयूटी, नर्सिंग, कुछ भी हो। नर्सिंग के अंदर तो हालांकि 11th आती नहीं है, तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसके अंदर ये चीजें पूछी जाती है, उसके अंदर ये कंफ्यूजन करने का बहुत अच्छा तरीका है, खासकर नीट के अंदर। तो वृक्कीय नलिका जो है उसकी शुरुआत किससे होगी? दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा संरचना बॉमेन संपुट से शुरुआत होगी। शुरुआत किससे हो रही है? बॉमेन संपुट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे इस पूरी लाइन को। और वो दोहरी झिल्ली युक्त है और प्याले नुमा संरचना है। क्या मेरी बात याद रहेगी? तो बॉमेन संपुट आपका दोहरी झिल्ली युक्त है। दिख रहा है यहां भी आपको, ये आपका बॉमेन संपुट है। ये जो बनाया इसने, ये आपका बॉमेन संपुट है, जो प्याले के आकार का है, कटोरे के आकार का दिखाई दे रहा है आपको। और इसकी जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या दो झिल्लियां दिख रही है? एक, दो झिल्लियां दिख रही है ना, ये एक और ये अंदर वाली दूसरी। क्या दोहरी झिल्ली है? क्या मेरी बात समझ में आई? दोहरी झिल्ली तो है सर। उसके बाद जिसके भीतर गुच्छ होता है। अब इस प्याले नुमा संरचना, इस कटोरे नुमा संरचना के अंदर घुस गया होता है कौन? ग्लोमेरुलस। जो किसने बनाया? अभिवाही धमनी ने। वो इस कटोरे नुमा बॉमेन संपुट के अंदर घुसा हुआ होता है। तो जिसके भीतर की ओर क्या मिलेगा आपको? जिसके भीतर की ओर क्या मिलेगा? गुच्छ या ग्लोमेरुलस होता है। गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट, ये जो कटोरे नुमा संरचना है, ये मिलकर के बनाएगी मेल पिगी का। इसको एक नाम दिया जाएगा मेल पिगी काय, अथवा इसके एक और नाम है वृक्कीय कणिका भी बोल सकता हूं, वृक्कीय कॉर्पल्स भी बोल सकता हूं। ये दो नाम एक्स्ट्रा जो दिए गए वो अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। वृक्कीय कणिका भी कह सकते हैं, कॉर्पल्स भी कह सकते हैं, वृक्कीय कॉर्पल्स भी कह सकते हैं, मेल पिगी काय भी कह सकते हैं और मेल पिगी बॉडी भी कह सकते हैं। चलो, मेल पिगी काय और मेल पिगी बॉडी में तो कोई कंफ्यूजन इतना होना नहीं होगा। किसमें? यहां तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, वृक्कीय कणिका या वृक्कीय कॉर्पल्स। याद रहेगा क्या दोस्त? सिर्फ कॉर्पल्स भी पूछे तो भी वही बात है। किसको कहेंगे? जो आपका ग्लोमेरुलस है और जो आपका बॉमेन संपुट है वो मिलके बनाएगा। जो आपका ग्लोमेरुलस है और जो आपका बॉमेन संपुट है वो मिलके बनाएगा मेल पिगी काय। चित्र को देखेंगे, अभिवाही धमनिका आई, अभिवाही धमनिका आई, ये केशिकाओं का जाल बनाया, ये जाल बनाया और इस जाल को मैंने बोला ग्लोमेरुलस। इस जाल को मैंने क्या बोला? ग्लोमेरुलस या गुच्चा, ग्लोमेरुलस या क्या बोला मैंने? गुच्छ बोला। यस। उसके बाद अपवाही धमनिका चली गई यहां से। ये आपका क्या था? कटोरे नुमा दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा संरचना, जिसको मैंने बोला बॉमेन संपुट। अब ये इतनी चीज क्या कहलाती है मेरी? बॉमेन संपुट। ये बॉमेन संपुट नहीं कहलाती है, गलत बात। मेल पिगी काय कहलाएगी या फिर वृक्कीय कॉर्पल्स कहलाएगी। सही बात है क्या? सही बात है क्या? सही बात है। ठीक है। उसके बाद बॉमेन संपुट से जस्ट बात तो क्या शुरू हो जाती है? पीसीटी। तो इसने लिखा समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी, वो स्टार्ट हो जाती है बॉमेन संपुट के बाद। एक चीज और है जो एनसीईआरटी के अंदर जिक्र नहीं है लेकिन नीट के अंदर क्वेश्चन उससे पूछा गया है, नीट के अंदर उससे क्वेश्चन पूछा गया है। वो चीज ये है कि ये जो अभिवाही धमनिका है, इसका जो व्यास है, अभिवाही धमनिका का जो व्यास है वो क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? अपवाही धमनिका से। याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे। अभिवाही धमनिका का जो व्यास है वो अपवाही धमनिका से ज्यादा होता है। रीजन क्या है वो आगे भी बात करेंगे और अभी भी मैं आपको बता देता हूं। ये गुच्चा बनाने का रीजन क्या है? पहली बात तो अभिवाही धमनिका आई तो उसको सीधे चले जाना था ना, क्या दिक्कत है? उसने यहाँ पे ये गुच्चा क्यों बनाया?
ऐसा चीज इसने क्यों करी? ग्लोमेरुलस बनाने का पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि चूंकि ये आपका नेफ्रॉन है, कुछ तो ब्लड मिलेगा नेफ्रॉन को, क्योंकि ब्लड में क्या है? यूरिया है। ब्लड में क्या है? यूरिया है, या जो भी हानिकारक पदार्थ है जो आपको बाहर निकालने हैं वो ब्लड में है, वो ब्लड में है बेसिकली। अब ब्लड इसके पास आएगा तभी तो नेफ्रॉन इसका क्या करेगा? निस्यंदन, फिल्टर विल्टर करके बाहर निकालेगा इसको, है ना। तो इसके पास ब्लड आना चाहिए। चलो, अगर क्या होता कि व्यास व्यास के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती तो क्या होता? तो यहां से ब्लड आता। अगर व्यास समान है, व्यास एक जैसा है, अभिवाही और अपवाही का व्यास में कोई अंतर नहीं है, तो ब्लड यहां से सनेगा ही नहीं। यहाँ ग्लोमेरुलस बनाने का रीजन क्या है? ब्लड को छानना, ब्लड को इसके अंदर लेना, बोमेन संपुट के अंदर लेना, ब्लड को बोमेन संपुट के अंदर लेना। अगर व्यास में कुछ चीजें होती नहीं तो ये तो पूरा सीधा ही गुजर जाता, ये तो सीधा ही गुजर जाता। भाई देखो, इमेजिन करो, एक आपका पाइप है जिसके व्यास में कोई अंतर नहीं है, वो पाइप भले ग्लोमेरुलस में से जाओ, वो भले बोमेन संपुट में से जाओ, क्या दिक्कत होगी? ब्लड उसके अंदर बह रहा है तो वो तो सीधे ही चला जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बनाई? केशिकाएं बनाई। हमने क्या बनाई? केशिकाएं बनाई। तो ब्लड जहां पहले ज्यादा व्यास से आ रहा था, उसके बाद एकदम से छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर चला जाएगा। देखो, एकदम से छोटी छोटी, देखो यहाँ पे ब्लड क्या आया? यहाँ पे बड़ा ही तेजी से फुल व्यास के साथ आया, लेकिन जैसे ही वो छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर चला गया तो यहाँ से फिल्टर होने में आसानी होगी, है ना। निस्यंदन अच्छे से हो सकता है, फिल्टर को बोलते हैं निस्यंदन। तो ब्लड का निस्यंदन अच्छे से हो, इसीलिए जो है अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है अपवाही धमनिका से। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा गया है। नीट के अंदर उसने ऐसे पूछा था कि क्या होगा अगर अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से ज्यादा नहीं हो? तो उसके अंदर एक ऑप्शन था, निस्यंदन की प्रक्रिया रुक जाएगी, और वही आपका आंसर था। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्लियर? यस और नो? ये अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद कणिका या कॉर्पस बनाते हैं, यहां तक हमने क्वालिटी के साथ पढ़ा। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती। क्या यहां से पीसीटी प्रारंभ होगी? अति कुंडलित मतलब ऐसे कुंडली के रूप में होगी। समीपस्थ है क्योंकि नजदीक है इसलिए समीपस्थ संवलित नलिका बोला जाता है। और पीसीटी इसका नाम अच्छे से याद रखना है, बहुत बार आगे भी मैंने जिक्र कर दिया है, अब इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। पीसीटी आपको याद रखना है, इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका को पीसीटी शॉर्ट के अंदर, ठीक है। समझ आई बात? याद रखना है अच्छे से। और बोमेन संपुट से जस्ट बाद आ जाएगी पीसीटी। यस, इसके बाद पीसीटी के बाद क्या आता है? वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का। हेयर पिन देखी हुई है? हेयर पिन देखी हुई है? अरे हेयर पिन देखी हुई है सभी ने, लड़कियों ने खासकर देखी होगी, ठीक है। तो हेयर जो पिन होती है, हेयर जो पिन होती है, उसके आकार का क्या होता है? हेनले लूप, हेनलेज लूप, हेनले का लूप भी बोलते हैं इसको, है ना। हेनलेज लूप पाया जाता है। यस, अगर ये क्लियर है तो इसके अंदर भी हेनले लूप में आरोही और अवरोही भुजा होती है। क्या क्या, कौन कौन सी भुजा होती है? आरोही एवं अवरोही भुजा, दो भुजाएं होती है। ये आपकी नीचे जो आ रही है वो अवरोही भुजा है, ऊपर जो जा रही है वो कौन सी है? आरोही भुजा है। नीचे जो आ रही है वो कौन सी है? अवरोही। ऊपर जो जा रही है वो कौन सी? आरोही भुजा है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका होगी, दूरस्थ संवलित नलिका या डीसीटी प्रारंभ होती है। ये आपकी अवरोही है, ये आपकी अवरोही है। ये जैसे ही आरोही जाएगी तो आरोही के एक और, यानी कि यहाँ आरोही के एक और यानी आरोही के पास में क्या स्टार्ट होगी? डीसीटी स्टार्ट होगी, दूरस्थ संवलित नलिका प्रारंभ होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे नेफ्रॉन बनाने का प्रयास करूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मेरी अभिवाही धमनिका आई, मेरा गुच्छा बनाया और मेरी अपवाही के रूप में गई। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे बोमेन संपुट बनाया, दोहरी झिल्ली युक्त मैंने क्या बनाया? ऐसे बोमेन संपुट बनाया, प्याले नुमा। बोमेन संपुट के जस्ट बाद मेरी कौन शुरू हुई? पीसीटी शुरू हुई, जो कि काफी कुंडलित थी पीसीटी ऐसे। उसके बाद पीसीटी के जस्ट बाद हेयर पिन के आकार का मेरा क्या आ गया? हेनले का लूप आ गया। हेयर पिन आकार का क्या आ गया? हेनले का लूप आ गया। हेनले के लूप की दो भुजाएं बोली, अवरोही और आरोही। उसके बाद मेरी क्या आ गई? डीसीटी आ गई। और डीसीटी किस में खुलती है मेरे दोस्त? संग्राहक नलिका के अंदर खुलती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है? बोमेन संपुट है। ये आपका क्या है? बोमेन संपुट है। ये आपका क्या है? बोमेन संपुट है। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? पीसीटी है। ये आपकी क्या है? पीसीटी है। उसके बाद ये आपका हेयर पिन के आकार का, याद रखेंगे, हेयर पिन के आकार का क्या है आपका? हेनले का लूप है। क्या नाम है इसका? हेनले पास भी बोला जाता है, लूप या पास एक ही चीज है, हेनले लूप। उसकी दो भुजाएं, जो पहली भुजा है जो नीचे आ रही है, पहली भुजा नीचे आ रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? अवरोही भुजा। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अवरोही भुजा। और दूसरी जो ऊपर जा रही भुजा उसको क्या बोलेंगे? आरोही भुजा। तो दो प्रकार की भुजा बोली। आरोही भुजा के एक और दिख रहा है क्या? ये आरोही भुजा जो थी, जो ऊपर जा रही थी, उसके एक और आपको क्या मिल रही है? ये वाली जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, डीसीटी मिल रही है। और ये डीसीटी किस में खुल रही है? संग्राहक नलिका में खुल रही है। क्या मेरी बात क्वालिटी के साथ समझ में आई? क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? अगर है तो यस लिख देना कमेंट में, आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अनेक वृक्काणुओं की या अनेक नेफ्रॉनों की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं एक सीधी संग्राहक नलिका में खुलती हैं। आगे भी बहुत बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी ने भी छाप दी है अपनी किताब के अंदर, और मैंने आगे कम से कम 4-5 बार तो ये लाइन बोल दी है मैंने, लास्ट क्लास के अंदर भी बोली, आज भी बोली, कि एक जो संग्राहक नलिका है उसमें खूब सारे नेफ्रॉनों की डीसीटी खुल सकती है। एक एक संग्राहक नलिका के अंदर खूब सारे नेफ्रॉनों की डीसीटी खुलती हैं, जो इसने लिखा देखो, अनेक नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं एक सीधी संग्राहक नलिका में खुलती है। और संग्राहक नलिका तो सीधी होती है, सीधी होती है ना, यस। अब देखो, अब देखो, अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर के सचक यानी कि जो कैलिक्स है, उस कैलिक्स के बीच स्थित जो मध्यांश पिरामिड है उससे गुजरती हुई आएगी, वृक्क की पेल्विस या वृक्क की श्रोणी में खुलेगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, चीजें समझने का आप प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, मेरी मानो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये वृक्क की धमनी थी, ये ऐसे इसकी एक शाखा आई। मैं कौन से पिरामिड से बताऊं, ये ठीक रहेगा ना, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, रुकिए, ये वृक्क की धमनी थी आपकी, ब्लैक से ले लेता हूँ ना, ये आपकी वृक्क की धमनी है, क्या दिखाई दे रही है, इसकी एक शाखा आई, इसकी एक शाखा आई, और उसने यहाँ पे क्या बनाया, उसने यहाँ पे क्या बनाया, गुच्चा बनाया, और इस गुच्चे को मैंने बोला ग्लोमेरुलस। फिर वो अपवाई के रूप में चली गई, फिर वो अपवाई के रूप में चली गई। गुच्चे के जस्ट बाद आपका एक आया बॉमेन संपुट, इधर प्याले नुमा, इधर प्याले नुमा आ गया बॉमेन संपुट। बॉमेन संपुट के बाद यहाँ पे पीसीटी आ गई, यहाँ पे ऐसे क्या आ गई, पीसीटी आ गई। पीसीटी के जस्ट बाद हमने बात करी एक यू आकार का हेनले का लूप आ गया, तो पीसीटी के बाद यू आकार का क्या आ गया, हेनले का लूप आ गया। थोड़ा सा दिक्कत में बनाया डायग्राम, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा स्पेस, हाँ ये नेफ्रॉन परफेक्ट है, ये नेफ्रॉन परफेक्ट है, इसके अंदर अपन समझते हैं ना। सबसे पहले वृक्कीय धमनी की एक शाखा आई जिसको मैंने बोला अभिवाही धमनी, और वो अभिवाही धमनी आके यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना के चली गई अपवाही के रूप में। ग्लोमेरुलस के जस्ट बाद हमने बोला क्या आता है हमारा बॉमेन संपुट, हमने बोला बॉमेन संपुट, बॉमेन संपुट के बाद हमने बोला पीसीटी, हमने बोला पीसीटी, उसके बाद पीसीटी के बाद हमने बोला हमारा आता है हेनले लूप। तो ये यू आकार का क्या आ गया, हेनले का लूप आ गया। हेनले लूप के बाद ऊपर जाएंगे तो हमने बोला ये आ गई डीसीटी। हेनले लूप के बाद ये अवरोही आरोही भुजा के बाद आ गई डीसीटी, है ना, आरोही भुजा के बाद आ गई डीसीटी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये आपकी संग्राहक नलिका है, ये मैं अलग पेन से बनाता हूँ, ये मैं अलग पेन से बनाता हूँ, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, संग्राहक नलिका है। अब ये डीसीटी इस संग्राहक नलिका में खुल गई, ये डीसीटी जो है, ये जो डीसीटी है वो इस संग्राहक नलिका के अंदर ऐसे खुल गई, दिखाई दे रही क्या, खुल गई डीसीटी संग्राहक नलिका के अंदर। और ये जो संग्राहक नलिका है आपको जो ब्लैक कलर से दिख रही है, आपको जो ब्लैक कलर से दिख रही है वो कहाँ गई है, वो कहाँ गई है बताओ, क्या वो वृक्क के श्रोणी या वृक्क के पेल्विस के अंदर दिखाई दे रही है, क्या वो वृक्क के पेल्विस के अंदर दिखाई दे रही है, अरे दे रही है कि नहीं दे रही। ऐसी ऐसी हर जगह से बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं इस पेल्विस में खुलेगी, और जहां जहां से जो जो चीजें आ रही है वो पेल्विस में डाल देगी। वो पेल्विस में जो चीजें इकट्ठी हुई, ब्लड वगैरह मूत्र वगैरह जो भी चीजें, वो किस में चली जाएगी, मूत्र वाहिनी में चली जाएगी। वो किस में चली जाएगी, मूत्र वाहिनी में चली जाएगी, और फिर मूत्र मार्ग में जाएगी, है ना, मूत्राशय और मूत्र मार्ग में जाके कहाँ चली जाएगी, पेनिस के माध्यम से, शीशन के माध्यम से वो बाहर त्याग दी जाएगी। क्या बात समझ में आई। और इससे एक और चीज साफ साफ क्लियर है, इससे एक और चीज साफ साफ क्लियर है कि आपका जो ग्लोमेरुलस है, आपका जो ग्लोमेरुलस है, आपका जो बॉमेन संपुट है, आपकी जो पीसीटी है, और आपकी जो डीसीटी है, वो आपकी वलकुट क्षेत्र में पाई जा रही हैं। ध्यान से फोटो को देखो, मैंने जो बनाया उस डायग्राम को देखो, क्या आपका ग्लोमेरुलस वलकुट में मिल रहा है, क्या आपको पीसीटी वलकुट में मिल रही है, क्या आपको डीसीटी भी वलकुट में मिल रही है। ये आपकी डीसीटी थी जो वलकुट में दिखाई दे रही है अपने को, ये आपकी पीसीटी थी, ये आपकी पीसीटी थी, ये भी वलकुट में दिखाई दे रही है। ये ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट था, ये भी वलकुट में दिखाई दे रहा है। तो मिडल में कौन है, मध्यांश में कौन है, तो मध्यांश में है हेनले का लूप, मध्यांश में है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप क्या है मध्यांश में, हेनले का लूप है। मध्यांश में क्या है दोस्त, हेनले का लूप है। और कौन है मध्यांश में, संग्राहक नलिका भी पाई जाएगी, संग्राहक नलिका भी मध्यांश में है। कौन सी नलिका, संग्राहक नलिका भी मध्यांश में है। क्या यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि प्रोसेसिंग क्या होगी, आ गया समझ में। अगर समझ आया
तो फिर से एनसीईआरटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी को फिर से समझते हैं। तो देखो हमने बोला अनेक वृक्काणुओं की जो डीसीटी है, अनेक वृक्काणुओं की जो डीसीटी है वो आपकी खुलेगी एक सीधी संग्राहक नलिका के अंदर। खूब सारे नेफ्रॉनों की डीसीटी जो है वो एक संग्राहक नलिका में खुल सकती है। फिर अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलके कहाँ जाएगी? कैलिक्स के बीच में पिरामिड से गुजरती हुई आपकी मिलेगी वृक्क की श्रोणी में खुली थी। हमने अभी पेल्विस में खोल के बताया, हमने अभी वृक्क की श्रोणी के अंदर खोल के बता दिया। वृक्काणु की वृक्क कणिका, अच्छा वृक्काणु की वृक्क कणिका क्या होता है? कॉर्पल्स। वृक्क कणिका मतलब कॉर्पल्स। कॉर्पल्स का मतलब क्या? मेल पिगी काय। कॉर्पल्स मतलब मेल पिगी काय। और इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है आपका बोमेन संपुट, और दूसरा आता है गुच्चा या ग्लोमेरुलस, जिसको हमने मिक्स में बोला था मेल पिगी काय या वृक्क कणिका या कॉर्पल्स। ठीक है, तो वृक्क कणिका। दूसरा क्या लिखा हुआ है? समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी। तीसरा क्या लिखा है? दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डीसीटी आदि वृक्क के वलकुट भाग में दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी लाइन को स्टार मार्क करो। पहले तो इसको स्टार मार्क करेंगे, पूरी लाइन को अंडरलाइन करो हाईलाइट से, जिससे भी जो भी चीज आपको मिले। वृक्काणु की वृक्क कणिका यानी कि कॉर्पल, जिसके अंदर बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों आते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी। दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डीसीटी। ये होंगे आपके विलकुट भाग में, कॉर्टेक्स भाग में। ये किस भाग में होंगे? कॉर्टेक्स भाग में, जो बाहरी भाग था। और ये चीज मैंने आपको बताई, कॉर्टेक्स के बारे में दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हेनले का लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। स्टार मार्क करेंगे हेनले का लूप, और साथ साथ में एक और होगा संग्राहक नलिका, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो संग्राहक नलिकाएं मिलकर शस्कों के माध्यम से मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई, इसका मतलब पिरामिड में पाई जाएगी। तो एक हो गई आपकी संग्राहक नलिका। कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताओ, कितनी इंपॉर्टेंट चीज? हेनले का लूप मध्यांश में, संग्राहक नलिका मध्यांश में। क्या समझ आया दोस्त? स्टार मार्क करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारी चीज ये है कि नीट के अंदर ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वलकुट भाग में कौन होते हैं और मिडिल या मध्यांश भाग में कौन सी नलिका पाई जाती है नेफ्रॉन की। यस, एक बार फिर से स्टार मार्क करेंगे। और एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि वृक्काणु की या नेफ्रॉन की जो वृक्कीय कणिका है, जिसको कॉर्पल्स या मेल पिगी काय बोला है, जो पीसीटी है और जो डीसीटी है, वो आपकी वलकुट भाग में होगी। हेनले का लूप और संग्राहक नलिकाएं ये आपकी मध्यांश में पाई जाएगी। स्टार मार्क है ये। यस, उसके बाद आगे एनसीईआरटी में बढ़ते हैं। अधिकांश वृक्काणु, अब ये जो अधिकांश वर्ड है वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अधिकांश वृक्काणु का मतलब 85% वृक्काणु। अधिकांश वृक्काणु का यहां मतलब है लगभग 85 के आसपास प्रतिशत जो आपके वृक्काणु हैं या आपके जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को बोला है यहाँ पे, वृक्काणु नेफ्रॉन को बोला जाता है, राइट है क्या? चलो, तो अधिकांश वृक्काणु मतलब 85% जो आपके नेफ्रॉन होंगे, उसके हेनले के लूप जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे छोटे होंगे? ये उनका बोमेन सपोर्ट होगा, जिसके अंदर गुच्चा या ग्लोमेरुलस होगा। ये उनकी पीसीटी होगी, जो सम्मिलित होगी, कुंडलित होगी। उसके बाद हेनले का लूप बस इतना सा ही होगा। हेनले का लूप क्या होगा? बस ऐसे छोटा सा ही होता है ना, छोटा सा ही होता है। तो हेनले का लूप छोटा किसका होगा? 85% जो आपके 85% जो आपके नेफ्रॉन है उनका हेनले का लूप बहुत छोटा होगा। अगर हेनले का लूप छोटा है तो क्या वो मध्यांश में बहुत कम धसा हुआ रहेगा? भाई छोटा सा है मध्यांश में, छोटा सा है, तो फिर तो वो मध्यांश में इतना सा ही धसा रहेगा। क्यों धसा रहेगा? क्योंकि बोमेन संपुट मेरा बाहर है, ग्लोमेरुलस बाहर है, पीसीटी मेरी वलकुट में। पीसीटी के जस्ट बाद हेनले का लूप शुरू होता है, और हम कह रहे हैं वो छोटा सा है, तो वो तो मध्यांश में थोड़ा सा ही रहेगा। वो तो मध्यांश में क्या रहेगा? थोड़ा सा ही रहेगा। अगर वो बड़ा होता तो मध्यांश के मिड में जाता, मध्यांश के एंड में जाता, यहां तक जाता इस पिरामिड के अंदर। लेकिन हमने बोला 85% जो नेफ्रॉन है उनका हेनले का लूप जो है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होगा, तो वो मध्यांश के अंदर बहुत कम धसा हुआ रहेगा। और ऐसे नेफ्रॉनों को वलकुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। ऐसे नेफ्रॉनों को वलकुटीय कॉर्टिकल नेफ्रॉन या कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन या कॉर्टिकल नेफ्रॉन या वलकुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। वलकुटीय नेफ्रॉन या वलकुटीय वृक्कक या वलकुटीय वृक्काणु है ना, वलकुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। याद रहेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी कहते हैं। यस, याद रहेगा। कितने होंगे? 85% होंगे, अधिकांश होंगे, कह सकते हैं एक तरह से। हेनले का लूप जिसमें बहुत छोटा होगा, हेनले का लूप क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अच्छा, एक चीज और है, हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने बात की थी वासा रेक्टा के बारे में।
वासा रेक्टा क्या होती है? जो आपकी अपवाही धमनिका जो थी वो जाल बना रही थी इन नलिकाओं के ऊपर, जिसमें जो हेनले लूप के चारों ओर जाल बनाया था अपवाही धमनिका ने, उसको हमने वासा रेक्टा नाम दिया था। अब अगर इस वल्कुटी नेफ्रॉन की मैं बात करूं तो ये ग्लोमेरुलस है, ये आपका बॉमेन संपुट है, ये जस्ट बाद आपकी पीसीटी है। पीसीटी के बाद हमने बोला कि ये तो छोटा सा हमारे पास क्या है, हेनले का लूप है, फिर डीसीटी है, फिर संग्राहक नलिका है। अगर यहाँ पे हेनले का लूप बहुत छोटा है तो क्या मेरी अपवाही धमनिका द्वारा जो वासा रेक्टा बनाई जाएगी, क्या मेरी अपवाही धमनिका के द्वारा जो वासा रेक्टा बनाई जाएगी, या तो उसका अस्तित्व होगा नहीं, या बहुत हासित होगी, या तो इनका वासा रेक्टा का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा मतलब वासा रेक्टा क्या होगी, एब्सेंट होगी। या तो वासा रेक्टा क्या होगी, एब्सेंट होगी, या फिर अल्प विकसित होगी, या फिर बहुत कम विकसित होगी, या फिर क्या होगी, बहुत कम विकसित होगी। चलो ये ठीक चीज तो समझ में आ गई। अब अगर अधिकांश आप कह रहे हो अधिकांश नेफ्रॉन इस प्रकार के होते हैं जिसमें हेनले का लूप छोटा होता है, तो दूसरे वाले कैसे होते हैं? अधिकांश ये हो रहे हैं, तो जो 15% बचे हैं वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं इसके जस्ट विपरीत। उनके अंदर हेनले का लूप तगड़ा लंबाई में होता है, हेनले का लूप उसके अंदर खूब लंबा होगा। हेनले का लूप क्या होगा, हेनले का लूप खूब लंबा होगा। अगर वो खूब लंबा है तो क्या वो मध्यांश पिरामिड में या मध्यांश के अंदर क्या वो गहराई तक जाएगा? क्या वो गहराई तक जाएगा, डीप तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? यस, तो वो मध्यांश में जाएगा गहराई तक, और उसके अंदर वासा रेक्टा तगड़ी होगी। अगर वो लंबाई में ज्यादा है तो वासा रेक्टा बिल्कुल होगी, 100% प्रेजेंट होगी और बहुत प्यारे तरीके से होगी। यस, और उन 15% जो आपके नेफ्रॉन है उनको बोला जाता है जंक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। उनको बोला जाता है जंक्स्टा 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 मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जंक्स्टा मेड्यूलरी मेड्यूलरी नेफ्रॉन। याद रहेगा क्या दोस्त, याद रहेगा क्या दोस्त? फिर भी एनसीईआरटी से समझा दूंगा, एनसीईआरटी से भी समझा दूंगा। आइए देखिए, अधिकांश वृकाणु के हेनले के लूप छोटे होंगे, मध्यांश में कम गहराई तक धसे रहेंगे, उनको अपन वल्कुटी नेफ्रॉन कहेंगे। कुछ एक वृकाणु यानी 15%, कुछ बोला मतलब कम होंगे, उनके नेफ्रॉन उनके जो हेनले के लूप हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होंगे, मध्यांश में गहराई तक धसे रहेंगे। यस, बिल्कुल गहराई तक धसे रहेंगे, और उनको बोलेंगे सानिध्य मध्यांश वृकाणु, या इंग्लिश के अंदर याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जंक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन या सानिध्य मध्यांश वृकाणु। यहाँ पे एक चीज है, ये जो वल्कुटी वृक्क लिखा है ना, इसको वृक्क को काट के वृक्काणु करना है ना, क्योंकि किडनी नेफ्रॉन को तो वृक्काणु कहते हैं ना, तो इसको वृक्काणु कर देना काट के। अब देखो 15% कौन से होते हैं आपके, जंक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जिसके अंदर क्या होगा, जो हेनले का लूप है वो काफी मध्यांश में गहराई तक रहेगा, लंबा होगा, और जिसके अंदर हेनले का लूप छोटा होगा, मध्यांश में कम गहराई तक रहेगा, उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो आपके 85% के आसपास है और ज्यादा है। यस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुच्चे से निकलने वाली अपवाही धमनिका। ये अभिवाही धमनिका आई, गुच्चा बनाया और अपवाही धमनिका जाने लगी थी। वो आपकी वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बना दिया था। स्टार मार्क करेंगे, मैंने चिल्ला चिल्ला के ये चीजें तो बोल दी है आपको हालांकि, लेकिन किताब ने अब बोली है तो किताब वाला को भी ध्यान दे देते हैं। गुच्चे से निकलने वाली अपवाही धमनिका, गुच्चे से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर, वृक्कीय जो नलिका थी उसके चारों ओर केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे परिनलिकीय केशिकीय जाल कहते हैं, जिसे परिनालिकीय केशिकीय जाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका जो हेनले लूप के समानांतर चलेगी और यू आकार की संरचना बनाएगी, उसको वासा रेक्टा बोला था। और ये चीज मैंने पहले ही बता दी है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। पहले क्या बताई, पहले क्या बताई, देखो मैंने बोला ये आपका बॉमेन संपुट, ये आपकी पीसीटी, ये आपका हेनले का लूप, ये आपकी डीसीटी, और ये संग्राहक नलिका के अंदर खुल गई। मैंने बोला यहाँ से अभिवाही धमनिका आई, मैंने बोला यहाँ से अभिवाही धमनिका आई, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया और अपवाही धमनिका जाने ही लगी थी कि इसको याद आया कि मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, इस पूरे के चारों ओर, इस पूरे के चारों ओर ऐसे चक्कर वक्कर मारेगी, है ना, और उस चक्कर के अंदर एक जाल बना देगी, और उस जाल को मैंने क्या बोला था, परिनालिकीय केशिकीय जाल बताया था। यस, और उस जाल के अंदर जो आपका हेनले का लूप है, जिसके समानांतर जो आपकी नलिका चलेगी, छोटी सी सूक्ष्म नलिका जो हेनले लूप के समानांतर चलेगी और यू आकार की संरचना बनाएगी। क्या आपको यू आकार की संरचना दिख रही है? और इस संरचना को मैंने, इस वाहिनी को मैंने क्या बोला था, वासा रेक्टा बोला था। स्टार मार्क और इंपॉर्टेंट चीज, यस, वासा रेक्टा क्या होती है पता चला। अब वासा रेक्टा के बारे में और चीज हो गई, ठीक है, वासा रेक्टा बनाती है। जो आपके वल्कुटी नेफ्रॉन है उसके अंदर वासा रेक्टा यहाँ तो
एब्सेंट होगी या अत्यधिक हासित होगी, अल्प विकसित होगी। अत्यधिक हासित का मतलब बहुत अल्प विकसित। क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत है? क्योंकि वल्कुटीय नेफ्रॉन की बात हो रही है। सबसे ज्यादा भी होते हैं हालांकि 85%, लेकिन इनके अंदर हेनले का लूप क्या होता है, छोटा होगा। तो वासा रेक्टा का अस्तित्व कैसे होगा दोस्त? वासा रेक्टा तो हेनले के लूप के चारों ओर यू आकार का, हेनले के लूप के समानांतर यू आकार की स्ट्रक्चर बनाएगी। लेकिन अगर हेनले का लूप ही बहुत छोटा है, हेनले का लूप ही बहुत छोटा है, तो यहाँ तो वासा रेक्टा एब्सेंट मानो, यहाँ तो वासा रेक्टा एब्सेंट मानो, या फिर अत्यधिक हासित मानो। क्योंकि छोटा सा हेनले का लूप है तो यू आकार की वासा रेक्टा कैसे बन सकती है? इमेजिन करके देखो। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था, और मेरे ख्याल से एक आध नीट का क्वेश्चन अगर वो छपाना चाहेगा ना तो आज की क्लास से छप जाएगा। एक आध नीट का क्वेश्चन अगर वो छपाना चाहे तो आज की क्लास से क्वालिटी से छप सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। अगर नीट ने छपा दिया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन छपेगा, और जो छपेगा वो मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन छपेगा वो इसी में से क्लास में से आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो बाहर जाएगा नहीं, और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे अगर आज का लेक्चर आपने बहुत क्वालिटी से देखा है, 100% आपने दिया है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यस। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अपना स्टार्ट होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मेरे ख्याल से अगली क्लास के अंदर ही अपन इसको रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही रखेंगे। और पूरी पूरी जो आपका प्रोसेस है मूत्र निर्माण का, जो एक क्लास के अंदर सारी चीजें आएगी वो एक ही क्लास के अंदर करवाऊंगा मूत्र निर्माण से रिलेटेड। एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, एनसीईआरटी की एक लाइन समझा के रख दूंगा। फिर भी अगर आपको खुशी नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने मेरा 100% दिया। आज की क्लास के अंदर मैंने जान झोंक दी, एक एक चीज बताई आपको। समझ में नहीं आई तो ये तो मेरी गारंटी, एक एक चीज अगर समझ में आई होगी, अगर आपने ध्यान से देखा है तो, ध्यान से आपने सुना है मुझे, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। पूरा 100% दिया मैंने मेरा, आप भी अपना पूरा 100% दो, जान झोंक दो, लेकिन चैप्टर खत्म करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास के अंदर मूत्र निर्माण को बड़े ही क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूत्र निर्माण के प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, गुड लक।